हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। पिछले कुछ सेशंस में हमने जावा के एरे के बारे में डिस्कस किया था। जावा के एरे के टाइप्स को अंडरस्टैंड किया था विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल सेशंस। लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं एरे के बारे में जावा के अंदर, जो हम आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो की पॉइंट्स हैं क्या, और कुछ कॉमन मेथड्स हैं एरे के, जो हम जावा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जब हम एरे का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थ्योरेटिकल पॉइंट्स, देन लेटर ऑन वी कैन कवर these theoretical points in a practical example as well. So let's move on our theoretical portion. So here are some key points about array in Java as well as some common methods. जैसे कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे हो, array indexed out of bound exception। नॉर्मली क्या होता है, जब हम एरे को यूज करते हैं जावा के अंदर, और जब एरे की लेंथ या तो नेगेटिव हो, या फिर जो एरे की लेंथ है वो साइज के इक्वल हो, या फिर उस जो एरे का साइज है उससे एरे की लेंथ ज्यादा हो, तो उस केस में जब हम एरे को यूज करते हैं और एक एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, तो हमें एक एक्सेप्शन आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मींस कि हमारी जो एरे का साइज है वो हमारा जो एरे की बाउंड्रीज है उससे बाहर जा रहा है, और हमें जावा कंपाइलर एक एरर थ्रो कर रहा है कि हमारा एरे आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है। तो ये इसका मीनिंग है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मेनली जेवीएम कब थ्रो करेगा इसको, जब हमारे एरे का साइज या तो नेगेटिव हो, या फिर एरे का साइज जो हमारे एरे की लेंथ है उसके इक्वल हो, या फिर एरे का साइज हमारे लेंथ से ज्यादा या लेंथ से ज्यादा हो। तो नॉर्मली जो हमारे एरे की लेंथ क्या होती है, जो हम साइज देखें क्या होगा, लेंथ माइनस वन। क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या स्टार्ट हो कैसे स्टार्ट होता है जावा में, एरे का जीरो से स्टार्ट होता है, और लास्ट एलिमेंट क्या होता है, लेंथ माइनस वन होता है। इसलिए अगर हमारे जावा का साइज, जावा के एरे का साइज इक्वल टू लेंथ भी है, तो भी हमारा वो जेवीएम में इन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना, क्योंकि काफी बार ये हमें एक्सेप्शन मिलेगा जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जावा को यूज करेंगे। तो हमें समझना जरूरी है कि ये कब आता है और उसका क्या रीजन है। हमने यहाँ पे तीनों रीजन इसके डिस्कस कर लिए हैं, या तो अगर एरे का साइज हमारा नेगेटिव हो, या फिर एरे का जो साइज है हमारे लेंथ के इक्वल हो, या एरे का साइज हमारे लेंथ से ज्यादा हो। तो इन तीनों केस में हमें ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है जेवीएम। बाकी जो कॉमन मेथड है जावा के अंदर एरे के लिए, वो काफी सारे हैं यहाँ पे, जो मतलब एरे की वैल्यू को मैनिपुलेट करने का काम आते हैं। और एरे के अंदर एक क्लास होती है एरेज क्लास, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती है। एरेज क्लास के थ्रू हम काफी सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं एरे के अंदर टू मैनिपुलेट दियर वैल्यूज। जैसे फर्स्ट ये क्या है, साइज ऑफ एरे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमारा जो, अगर हम एरे का साइज गेट करना चाहते हैं तो हमने जैसे पहले भी किया है अपने प्रीवियस सेशंस में, एरे का नेम डॉट लेंथ मेथड से हम उस पर्टिकुलर एरे का साइज गेट कर सकते हैं। एरे इन Java are fixed in size and we cannot change their size after initialization, but we can change the value of any element after initialization anytime। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है ये चीज, कि जावा के अंदर जो एरे का साइज है हम जब जो डिक्लेयर करते हैं तो वो फिक्स होता है। मीन्स क्या है, अगर हम एक बार एरे को डिक्लेयर करते समय जो एरे का साइज वहां पे हमने अलोकेट करवा दिया है, मेमोरी को अलोकेट करवा दिया, लेटर ऑन हम उस पर्टिकुलर एरे के साइज को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हम उस पर्टिकुलर एरे की वैल्यू को चेंज जरूर कर सकते हैं कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे है एरे का साइज, वी कैन फाइंड द एरे साइज विद द हेल्प ऑफ लेंथ मेथड। अब जो लेंथ क्या है, इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, हमें ये एक तरीके से साइज दे देता है उसका एरे का। सेकंड हमारा क्या पॉइंट आता है यहाँ पे, क्लोनिंग ऑफ एरे। जावा प्रोवाइड्स द क्लोन मेथड फॉर एरेज which creates a shallow copy of array. However, the behavior of this method differ based on whether the array contain primitive types or objects type। क्लोनिंग ऑफ एरे क्या है, ये एक मेथड है जो हमें जावा के अंदर
उस पर्टिकुलर कोई भी हम एरे लेते हैं तो उस एरे की एक कॉपी क्रिएट कर देता है हमारे लिए विदाउट एनी फर्दर लाइक मेकिंग सम मोर कोड चेंजेस और मैन्युअली टास्क। इट कैन क्रिएट ए कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग एरे, और हम उस एग्जिस्टिंग एरे की कॉपी को न्यू एरे के अंदर असाइन करवा सकते हैं, और जो कॉपी बनेगी वो क्लोन मेथड की हेल्प से हमें ये कॉपी मिलेगी। लेकिन ये डिफर करता है इसका बिहेवियर अगर हमारा डेटा टाइप प्रिमिटिव टाइप का है या ऑब्जेक्ट टाइप का। अगर हमारा डेटा प्रिमिटिव टाइप का एरे है तो उसमें हमारा क्या होगा, जो क्लोन होएगा वो एक डीप कॉपी बनेगी उस पर्टिकुलर एरे की। डीप कॉपी से मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ एलिमेंट, मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उस एरे के अंदर वो भी कॉपी होएंगे, और वो जो न्यू एरे हम जिसमें ये कॉपी असाइन करवाएंगे जो हमें क्लोन मेथड की हेल्प से बनवाएंगे, तो उस पर्टिकुलर कॉपी के अंदर जो हमारे एरे आएंगे, जो एरे के एलिमेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। मीन्स क्या है, अगर हम जो क्लोन एरे पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, मान ली किसी इंडेक्स पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करवाते हैं, तो वो ओनली क्लोन कॉपी पे ही इफेक्ट डालेगी, जो हमारा ओरिजिनल एरे था उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि क्या होगा, इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ एलिमेंट है बोथ एरे की, जो ओरिजिनल एरे की भी और क्लोन एरे की भी। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा उस केस में क्या होगा, एक सेलो कॉपी बनती है। जब हम क्लोन करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को तो उस टाइम पे एक सेलो कॉपी क्रिएट होती है। सेलो कॉपी मीन्स क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है एरे इटसेल्फ इज क्लोन्ड, मतलब एरे तो क्लोन हो जाता है लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट है उस एरे के अंदर वो सेम वो रेफरेंस है जो ऑब्जेक्ट का, वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करता है हमारे उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम डीप में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सेलो कॉपी क्या होती है और इंडिपेंडेंट कॉपी कैसे बनती है। लेकिन अगर हमें सेम मेथड परफॉर्म करवाना है, यानी कि उसको क्लोन एरे को और जो हमारा ओरिजिनल एरे को उसको ऐसे भी करवाना कि हम अगर ओरिजिनल एरे की कॉपी में चेंज करें तो मेन जो क्लोन एरे की कॉपी है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या क्लोन एरे की कॉपी को चेंज करें तो और मेन एरे की कॉपी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उस केस में हमें डीप क्लोनिंग करनी पड़ेगी। और डीप क्लोनिंग करने के लिए हमें क्या होता है, हमारे पास एक इंटरफेस होता है जावा के अंदर, क्लोनेबल इंटरफेस। वो क्लोनेबल इंटरफेस हमारे क्लास को पहले इंप्लीमेंट करना पड़ता है उस क्लोनेबल इंटरफेस को, और जो क्लोन मेथड है उस क्लोन मेथड को हमें ओवरराइड करना पड़ता है, ताकि हम जो डीप क्लोनिंग करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ताकि हम उसको कर पाए। और उस केस में क्या होगा, हमें मैनुअली फिर फॉर लूप के थ्रू ओरिजिनल एरे को ट्रावर्स करके उसके एक एक एलिमेंट के क्लोन करके, और जो क्लोन कॉपी बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कॉपी के अंदर हम उस पर्टिकुलर क्लोन कॉपी को असाइन करवाएंगे। तो इस मैनुअल प्रोसेस में फिर हमारा क्या होगा, जो ओरिजिनल एरे है उसकी कॉपी एक डीप कॉपी बनेगी, और वो डीप कॉपी हमारी असाइन होएगी क्लोनेबल कॉपी में। और उस केस में जब हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम कोई चेंज करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर भी, तो उस केस में ओरिजिनल कॉपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे चेंज का, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्या हो गया, वो डीप क्लोनिंग हो गई है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की भी। उस केस में ओरिजिनल एरे और जो क्लोन एरे है वो दोनों इंडिपेंडेंट कॉपी बन जाती हैं। और ये सब कुछ परफॉर्म होता है डीप क्लोनिंग के थ्रू। डीप क्लोनिंग भी हम देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट ऑफ एरे के लिए। मल्टी डायमेंशनल एरे में भी क्या होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट हम अगर प्रिमिटिव एरे की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो नॉन प्रिमिटिव एरे के लिए सिंगल डायमेंशनल में हमारे पास डीप कॉपी बनती है, और ऑब्जेक्ट एरे के लिए हमारे पास बनती है सैलो कॉपी। लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो, उस केस में बाय डिफॉल्ट हमारे पास सैलो कॉपी ही बनती है। अगर हमें उसको इंडिपेंडेंट कॉपी बनाना है तो फर्दर हमें डीप क्लोनिंग करनी पड़ेगी मल्टी डायमेंशनल एरे की, ताकि दोनों कॉपीज ओरिजिनल और क्लोन कॉपी वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर पाए। तो इस कंसेप्ट को प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है क्लोनिंग, और क्लोनिंग हम उसको कैसे डीप क्लोनिंग कर सकते हैं, उसकी कैसे उस पर्टिकुलर एरे की कॉपी को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ताकि हम इस क्लोनिंग ऑफ एरे के कंसेप्ट को डीपली समझ पाएं और इसका क्या यूज होता है और इसको हम कैसे डीपली क्लोन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं।
एक न्यू क्लास क्रिएट कर, एक पहले न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ब्लैंक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे पर्सन। पर्सन क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी। एक तो ले लेते हैं इंट एज, और एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग नेम। इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक बार इनिशियलाइज करवाने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो कंस्ट्रक्टर का, क्रिएटिंग ए कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज पर्सन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पर्सन, इसको पब्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर हम पास करवा देते हैं इंट एज स्ट्रिंग नेम। दिस डॉट एज इक्वल टू एज, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अपनी मेन क्लास बना लेते हैं, इसको पब्लिकली डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास क्लोन एरे एग्जाम्पल। अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये पहले एक काम करते हैं, पर्सन क्लास का एक एरे बना लेते हैं। क्रिएटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। कैसे करेंगे, क्लास नेम स्क्वायर ब्रैकेट देन एरे नेम पर्सन एरे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन क्लास नेम न्यू कीवर्ड क्लास नेम, और यहाँ पे हमारे एरे का साइज, हमने दो रिकॉर्ड ले लिया यहाँ पे इसमें। अब यहाँ पे हर रिकॉर्ड को इनिशियलाइज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। पर्सन एरे का फर्स्ट रिकॉर्ड क्या होगा हमारा, इक्वल टू क्या आएगा, हम इसके अंदर असाइन करवाएंगे न्यू हमारे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया पर्सन 1। इसके अंदर हमने क्या पास करवाया, हमारा एज क्या है, पहला जो एलिमेंट है 10, 10 नहीं, हम यहाँ पे 25 ले लेते हैं। उसका नेम क्या है, अनिल। ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा एरे का इनिशियलाइज हो गया। सेकेंड एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। ट्वेंटी एट, यहाँ पे ले लिया करण।
यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं। हम फॉर ईच का यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमारा डेटा टाइप क्या है, पर्सन। एल में हमारा वेरिएबल क्या ले लिया हमने, पर्सन। और कलेक्शन हमारा क्या है, पर्सन एरे। इसके अंदर हम करवा क्या रहे हैं, पर्सन एरे के रिकॉर्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसमें क्या करेंगे, हमारा पहले तो आएगा एज। पहले नेम को करवा लेते हैं। नेम, नेम में करवा रहे हैं हम क्या है, पर्सन जो है डॉट उसका नेम प्लस एक स्पेस बीच में, और फिर उसका क्या बना है, एज प्रिंट करवा रहे हैं। तो एज क्या होगी उसकी, एज, एज के लिए हम क्या करेंगे, प्लस पर्सन डॉट एज। इसी क्या होगा, फॉर ईच लूप के थ्रू हम पर्टिकुलर एक उसके एरे के एक एलिमेंट के रिकॉर्ड को हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसके नेम को और एज को। फिर जैसे सेकंड की सेकंड को हो जाए प्रिंट। तो एक बार यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। वैल्यूज ऑफ पर्सन एरे। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। मेन क्लास हमारी क्या है, उसका नाम दे देते हैं यहाँ पे क्लोन एरे एग्जाम्पल डॉट जावा। ये ना हमारा। एक्चुअली हमें यहाँ पे गलत किया, हमने क्या करना था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास करवाना था मेरे यहाँ तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, पर्सन एक रिकॉर्ड, कंस्ट्रक्टर सेकंड रिकॉर्ड। और ये यहाँ गलती क्या थी यहाँ पे, क्योंकि हम जो इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वैल्यू पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एरे ऑफ एलिमेंट में हम एक फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है विद द हेल्प ऑफ पर्सन कंस्ट्रक्टर जो हमने ऊपर पर्सन क्लास में बनाया था। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट को हमने इनिशियलाइज करवाया था। एक बार सेव करके और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों रिकॉर्ड प्रिंट हो गए हैं एरे के। फर्स्ट रिकॉर्ड में हमने नेम अनिल दिया था, एज 25 दी थी, और सेकंड में हमने नेम करण दिया था, एज 28 दी थी। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एग्जांपल। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लोन वाला कंसेप्ट लेके आते हैं। अब क्लोन वाले कंसेप्ट के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम देखें तो हमारा यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है पर्सन एरे। अगर इसको मैं नॉर्मली क्लोन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लोन मेथड, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया एरे बनाते हैं, पर्सन क्लोन पर्सन एरे। ये क्लोन कॉपी बना ली हमने। इसमें हमने इसका साइज डिफाइन करवाएंगे। साइज डिफाइन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू पर्सन। इसके अंदर क्या है, इसका साइज कितना हो, जो हमारा पर्सन एरे था ना उसकी लेंथ जितनी है उतना ही साइज इसका हो, डॉट लेंथ। इसके अंदर हम
वैल्यू असाइन करवाएंगे किसकी हेल्प से, क्लोन मेथड की हेल्प से। तो हमारा क्लोन एरे के अंदर क्या जाए, पर्सन एरे डॉट क्लोन। ये एक हमारा क्लोन एरे के अंदर जो भी पर्सन एरे था उसकी एक कॉपी असाइन होगी है। अगर हम अभी इसको प्रिंट करा के देखेंगे या इसकी कॉपी के ऊपर, अभी तो दोनों सेम है क्योंकि प्रिंट करवाएंगे थे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इक्वल मेथड से अगर इसको कंपेयर करें तो ये ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, क्लोन क्या कर रहा है, हमें बस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्लोन कर रहा है, लेकिन जो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वैल्यूज हैं उसको क्लोन नहीं कर रहा है। तो हमारा इक्वल जो मेथड देखेंगे, अगर हम इसको देखें यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम यहाँ पे देखते हैं अगर पर्सन एरे को इक्वल टू क्लोन एरे से कंपेयर करवाएं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि क्या हो रही है, ये एक सेलो कॉपी बन रही है। सेलो कॉपी बन रही है तो सेलो कॉपी में क्या हो रहा है कि वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट तो कॉपी हो रहे हैं, लेकिन जो उसके ऊपर एलिमेंट है ना वो सेम पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम अगर इक्वल देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन है वो भी डिफरेंट हुई। तो ये सेलो कॉपी में वही हुआ है कि ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं दोनों ये ऑब्जेक्ट, ये जो एरे हैं। तो अब जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर जो एक मेथड अलग है हमारे पास, जो एरेज क्लास है जावा के अंदर, जैसे कि मैं देखूं यहाँ पे, अगर कंपेयर करवाएं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ के अंदर क्या करें, एरेज डॉट इक्वल्स, एक मेथड है उसके अंदर अगर हम दोनों एरे को कंपेयर करवाएं, पर्सन एरे और क्लोन पर्सन एरे, ये हमारा क्या है, एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार, क्योंकि ये हमारा एरेज क्लास है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, तो इसलिए हमें वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो हम उस पर्टिकुलर क्लास को यूज कर सकें अपने प्रोग्राम के अंदर। अब ये दो मेथड है यहाँ पे, एक पर्सन एरे इक्वल जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम इक्वल कर चेक करवा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये ओनली कर रहा है ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है उस पर्टिकुलर एरे के, मतलब जो एरे, इन दोनों पर्टिकुलर एरो एरे को मेमोरी लोकेशन असाइन हुई है तो उनको कंपेयर करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग, क्योंकि जब हम किसी एरे को क्लोन करते हैं तो एक एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको एक नई मेमोरी लोकेशन अलोकेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल हमें फॉल्स देगा। लेकिन जब एरेज डॉट इक्वल मेथड के थ्रू हम इसको कंपेयर करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये एक्चुअल में जो उनके ऊपर एलिमेंट है तो उनको कंपेयर करता है। अब इन दोनों के ऊपर एक्चुअल में एलिमेंट जो होंगे वो तो सेम होंगे, क्योंकि हम इसको अगर दोनों एलिमेंट, इसको एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाएं तो सेम आने हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को अपने को, पहले केस में फॉल्स आया क्योंकि इसने क्या किया है, जो क्लोन यहाँ पे इक्वल मेथड है जो हमारा, इसके थ्रू जब कंपेयर करवा रहे हैं तो ये कंपेयर कर रहा है हमारी मेमोरी लोकेशंस को, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्टों को अलग अलग मेमोरी लोकेशन अलोकेट हुई है, तो इसलिए वो दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है तो वो इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं एरेज डॉट इक्वल मेथड की, जिसके थ्रू हमने क्या करवाया है, जो एक्चुअल एलिमेंट है इन पर्टिकुलर एरे के तो उनको कंपेयर करवाया, वो तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा है ये। अगर हम इसको एक बार क्लीन करके, ये तो हमारा कंसेप्ट था सेलो कॉपी का।
अगर हम चाहते हैं, अगर यहाँ पे एक केस और ले लेते हैं, शैलो कॉपी, मीनिंग क्या है शैलो कॉपी का वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को मैं करता हूँ कमेंट, और मैं एक काम करता हूँ, क्लोन एरे है जो मेरा, उसके फर्स्ट एलिमेंट पे जो नेम प्रॉपर्टी है उसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इस पे मैंने असाइन करवा दिया, अनिल है, अब मैंने कर दिया इसको मनीष, सेव करवा दिया। और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ दोनों की नेम प्रॉपर्टी को। यहाँ पे पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं किसकी, पर्सन एरे की। पर्सन एरे की फर्स्ट एलिमेंट की नेम को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम, जो हमारा क्लोन कॉपी बनी है उसकी फर्स्ट एलिमेंट के नेम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। मैं सेव करवाता हूँ एक बार और इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोनों जगह मनीष मनीष प्रिंट हुआ है। हालांकि मैंने चेंज तो बस क्या किया है, जो क्लोन कॉपी बनी है उस एरे की, उसमें मैंने उसके फर्स्ट एलिमेंट के नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया है। लेकिन हुआ क्या है, जो मेरी ओरिजिनल कॉपी थी वहां पे भी उस फर्स्ट एलिमेंट के नेम प्रॉपर्टी पे जो वैल्यू साइन थी वो भी चेंज हो गई है। क्यों चेंज हुई है, क्योंकि जो क्लोन हुआ है इस पर्टिकुलर ओरिजिनल एरे का, हमारे मतलब क्लोन एरे कॉपी में जो असाइन हुआ है वो एक सेलो कॉपी है। यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करवा रहे हैं, और जो उसके ऊपर एलिमेंट असाइन है तो वो भी सेम ही है। तो ये क्या हुआ, ये सेलो कॉपी बनी है इसकी। अगर इसको एक्चुअल में इंडिपेंडेंट कॉपी बनाना हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डीप क्लोन करवाना पड़ेगा। डीप क्लोन के लिए क्या कंसेप्ट है एक बार उसको समझ लेते हैं हम। इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ। डीप क्लोन का क्या है, एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीप क्लोन के लिए एक इंटरफेस है जावा के अंदर, क्लोनेबल इंटरफेस। उसको जो जिस क्लास के एलिमेंट को की हम कॉपी बनवा रहे हैं, जिस क्लास का हमने एरे क्रिएट किया है, तो उस क्लास को, उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंटरफेस क्या है, क्लोनेबल क्लोनेबल इंटरफेस है। और इसके अंदर एक मेथड होता है जो क्लोन मेथड, उसको ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तो ओवरराइड के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड पर्सन मेथड है क्लोन, और एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसको थ्रो करवा लेते हैं। एक एक्सेप्शन है क्लोन एक्सेप्शन का नाम क्या है हमारा, क्लोन नाम है, तो एक सेकंड वो नाम का रेफरेंस। वो जो हमारा एक्सेप्शन है, क्लोन नॉट स्पॉटेड एक्सेप्शन, ये हमारा एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या है, हम रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न, और उसको टाइप कास्ट करवा देते हैं पर्सन। और क्या रिटर्न करेगा ये, सुपर क्लास के डॉट क्लोन मेथड को हमें
रिटर्न कर देगा ये। इस मेथड को हम ओवरराइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक कीवर्ड डाल देते हैं, ओवरराइड। ये चेंज तो हमें करना है, जो जिस क्लास के एलिमेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस क्लास को क्या करना पड़ेगा, क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो क्लोनेबल इंटरफेस का जो मेथड है हमारा क्लोन, उसको यहाँ पे ओवरराइड करवाना पड़ेगा आप इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ताकि हम डीप क्लोनिंग कर सके इस पर्टिकुलर क्लास के एलिमेंट की, जब हम एरे इस पर्टिकुलर क्लास के एलिमेंट का ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे हम। हमारा इसमें क्या चेंज होगा, मेन मेन भी क्या करेगा, इसको जो एक्सेप्शन है उसको एक बार थ्रोज करवा लेते हैं यहाँ पे भी। उसका नाम क्या है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें डीप क्लोनिंग करवानी है, तो उसके लिए हमें मैनुअल क्लोनिंग हर एक एलिमेंट की यहाँ पे करवानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एरे की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे बना लिया एक न्यू एरे, यहाँ पे इस क्लोन स्टेटमेंट को कमेंट करके हम फोर लूप के थ्रू क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फोर लूप लेते हैं, फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलेगा, जो हमारा पर्सन क्लास है, पर्सन एरे है, उसकी जो लेंथ है वहां तक। आई को एक बार इंक्रीज करवा लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, जो हमारा क्लोनेबल एरे है, इसके हर एलिमेंट के लिए हम पर्सन एरे के हर एलिमेंट को क्लोन करवाएंगे, और इस पर्टिकुलर क्लोन पर्सन एरे के एलिमेंट पे असाइन करवाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो पर्सन एरे है हमारा, उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, डॉट एज पे हम एज को क्लोन करवा देंगे। नहीं नहीं, ये हम तो पर्टिकुलर पूरे रिकॉर्ड को ही करवाना, तो ये नहीं करवाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करवा रहे हैं क्लोन, और इसके अंदर असाइन करवा रहे हैं हम। ये क्या कर रहा है, ये कि पर्सन एरे को इटरेट कर रहा है, और पर्सन एरे के हर एक जो एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू असाइन है पर्सन एरे के, तो उसकी एक क्लोन करवा के हर एक एलिमेंट की कॉपी को, और वो क्लोन पर्सन एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे असाइन करवा देगा। जब सेकंड इंडेक्स की बारी आएगी, तो सेकंड इंडेक्स पे भी वही केस होगा, और ये असाइन करवा देगा यहाँ पे। और अब इस केस में ये होने के बाद, अगर जब हम चेंज करते हैं क्लोन पर्सन एरे पे, तो वो क्या होगा, अब यहाँ से इस जो डीप क्लोनिंग हमने जो करवाई है यहाँ पे, इस डीप क्लोनिंग के भी आप पे हमें क्या मिला, जो क्लोन पर्सन एरे है उसके पास अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट कॉपी होगी है। तो इंडिपेंडेंट कॉपी होने के बाद क्या होगा, अगर हम पर्टिकुलर क्लोन पर्सन एरे के किसी भी एलिमेंट में कुछ भी चेंज करते हैं, तो वो जो हमारा ओरिजिनल एरे था पर्सन एरे, उसके एलिमेंट पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉपीज हैं, सेलो कॉपी नहीं रही अभी है, क्योंकि हमने डीप क्लोनिंग परफॉर्म की यहाँ पे। तो डीप क्लोनिंग की वजह से हमारे पास ये दोनों के पास अब इंडिपेंडेंट कॉपीज आ गई हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं अपने को, और दोबारा रन करवा के देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने असाइन क्या की थी, जैसे आप देखोगे पर्सन एरे के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है, अनिल है, उसकी एज 25 है। लेकिन हमने क्या किया, क्लोन एरे पे हमने क्या किया, क्लोन पर्सन एरे के फर्स्ट इंडेक्स के नेम को हमने मनीष में चेंज कर दिया। अब जब मनीष में चेंज हुआ, तो ओनली क्लोन एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नेम चेंज हुआ है, ना कि जो ओरिजिनल एरे है उसका नेम में कोई फर्क आया। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे डीप क्लोनिंग परफॉर्म की है विद द हेल्प ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लोनेबल इंटरफेस। ये सारा कंसेप्ट है डीप क्लोनिंग का और क्लोनिंग का। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था
कि हम जब भी प्रिमिटिव एरे पे क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक इंडिपेंडेंट कॉपी बनती है हमारे प्रिमिटिव एरे की। लेकिन जब नॉन प्रिमिटिव एरे की बात आती है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, तो उस केस में जब हम क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक डीप डीप क्लोनिंग ना होके, एक इंडिपेंडेंट कॉपी ना बन के एक सेलो कॉपी बनती है। सेलो कॉपी का मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर रेफर तो अलग अलग उसको एरे को कर रहे हैं, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू के कोई भी प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं, तो जो अगर क्लोन कॉपी में हम चेंज करते हैं तो ओरिजिनल कॉपी को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो क्या है, एक सेलो कॉपी है। उसको अगर हम चाहते हैं कि वो क्लोन कॉपी और ओरिजिनल कॉपी को अफेक्ट ना करे, तो उस केस में हमें एक डीप क्लोनिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी। और डीप क्लोनिंग परफॉर्म कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ क्लोनेबल इंटरफेस। जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिस क्लास का हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस क्लास को जो क्लोनेबल इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लोनेबल इंटरफेस के क्लोन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, और फिर हमें मैनुअली एक क्लोनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी टू क्रिएट ए इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। यहाँ पे हमने वही पूरा कंसेप्ट किया है और प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा है कि क्लोनिंग में और डीप क्लोनिंग में क्या डिफरेंस है और कैसे ये डीप क्लोनिंग हमारा काम करती है। हमने यहाँ पे एक मेथड और डिस्कस किया था, एरेज डॉट इक्वल। एरेज एक क्लास है, जैसे हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था। एरेज एक जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर क्लास है जो काफी सारे कॉमन मेथड प्रोवाइड करती है टू परफॉर्म मैनिपुलेशन ओवर एरेज एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इक्वल मेथड के थ्रू हमने कॉपी करके देखा था कि ये दोनों एरे कैसे इक्वल है या नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस भी देखा हमने, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू में इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर एरेज डॉट इक्वल के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या वो भी हमने समझा यहाँ पे। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, क्लोनिंग, डीप क्लोनिंग, एरेज डॉट इक्वल मेथड को, और कैसे डीप क्लोनिंग परफॉर्म होती है। अगर फर्दर आपको डीप क्लोनिंग में सेलो कॉपी में, इंडिपेंडेंट कॉपी में कोई डाउट है, कोई कंसर्न है आपका, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और ताकि हम आने वाले सेशन में उस पर्टिकुलर कंसर्न को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।